5 बहू की दिवाली सफाई। अरे ये लोग अभी तक सो रहे हैं, सूरज सिर पर चढ़ाया है और इन पांचों को जरा भी होश नहीं है। बस इनका कभी आलस खत्म हो ही नहीं सकता। पार्वती चीख चीख कर अपनी 5 बहू को बुलाना शुरू कर देती है, जिसके चलते पार्वती की आवाज सुनते ही उसकी 5 बहू नींद से जागती हैं और अपने कमरों से निकलकर पार्वती के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तुम पांचों को जरा भी दिखाई नहीं देता? सूरज सर पर चढ़ गया है और अभी तक सो रही हो। अरे थोड़ा तो घर में ध्यान रखा करो। ये देखो घर की क्या हालत हो रखी है। तुमसे समय पर उठकर घर की साफ सफाई भी नहीं की जा सकती। माँ जी मुझे बर्तन धोने, मैं बर्तन धो दूंगी। नहीं माँ जी, रोज रोज अंजलि ही बर्तन धोती है, आज मैं बर्तन धोऊंगी। मैं घर में डस्टिंग कर दूंगी। रोजाना आसान काम तुम खुद ही ले लेती हो, आज मैं डस्टिंग करूंगी। नहीं नहीं, कोई किसी का काम नहीं लेगा, जिसका जो काम है वो वही करेगा। रोजाना एक ही काम कर करके मैं तंग आ गई हूँ और ऊपर से अब मुझसे रोजाना कपड़े नहीं धोए जाते। आज किसी और को धोने चाहिए, मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। वो 5 आपस में ही बहस करने लगती हैं, जिसे देखकर उनसे पार्वती कहती है, अरे बस करो, तुम पांचों को लड़ाई करने के अलावा और कोई काम नहीं होता क्या? जब देखो लड़ाई ही लड़ाई करती रहती हो, जबकि मैंने तुम पांचों के सारे काम बांट रखे हैं, फिर भी तुम्हें दिक्कत है। माँ जी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कपड़े नहीं धोने वाली। रूपा ऐसा कहकर गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बाकी की 4 बहुएं भी अपने नखरे दिखाकर कोई काम को हाथ नहीं लगाती और कमरे में चली जाती हैं। ये लो, अब तो इन 5 में से एक भी नहीं बची और 5 की 5 मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली गई। वो तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इन 5 को उनके काम समझा रखे हैं और बता रखे हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर कोई सुधार नहीं। पार्वती ऐसा सोचकर अपने आप ही घर के अंदर काम करने लगती है। जितना उससे होता उतना कर लेती। एक दिन ऐसे ही पार्वती अपने आंगन में अनाज की सफाई कर रही होती है, जहाँ उसकी 5 बहुएं भी होती हैं और पार्वती की नजर उसकी पड़ोस की सहेली की बहू के ऊपर पड़ती है। पार्वती उससे पूछती है, अरे तुम ये क्या कर रही हो? इतनी सुबह सुबह तुम इन सभी चीजों की साफ सफाई क्यों कर रही हो? अरे आपको नहीं पता, दिवाली आने वाली है और दिवाली को आने में केवल 1 ही महीना बचा है। अब 1 महीने के अंदर धीरे धीरे घर की सारी साफ सफाई कर लूंगी, तो दिवाली के आने से पहले पूरा घर साफ हो जाएगा। अब घर में काम करने वाली भी तो मैं अकेली ही हूँ। उसके इतना कहते ही सुष्मिता अपनी 5 बहुओं को सुनाना शुरू कर देती है। देख रही हो तुम 5, अरे कितनी मेहनती है ये बहू, कितना काम कर रही है। दिवाली के आने से पहले ही अपने घर की साफ सफाई कर रही है और तुम 5 का बस नहीं चलता। नहीं तो तुम तो घर के अंदर कचरा कबाड़ा लाकर भर दो। अरे तुम सीखो इससे कि अपनी जिम्मेदारियों को कैसे समझा जाता है। पार्वती की 5 बहू उसकी बातें खड़े होकर सुनती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उन 5 को पार्वती की एक भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 5 इधर से सुनती हैं और उधर से निकाल देती हैं। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते और एक दिन अंकिता पार्वती के घर आती है। उस दिन पार्वती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसके चलते उसकी बहू रूपा दरवाजा खोलती है। अरे आओ आओ, अंदर आओ, आज अचानक हमारे घर पर आना कैसे हुआ? दरअसल मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हैं और हमारे घर की चीनी खत्म हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर से थोड़ी चीनी ले जाओ। क्या मुझे 1 कटोरी चीनी मिलेगी? मुझे मेहमानों के लिए चाय बनानी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी चीनी ले आती हूँ। रूपा ऐसा कहकर अंकिता के हाथ से कटोरी ले लेती है और रसोई में चली जाती है। लेकिन जैसे ही अंकिता उनके घर के अंदर चारों तरफ देखती है, वो हैरान रह जाती है और अजीब सा मुंह बना लेती है, जिसके बाद वो अपना हाथ अपनी नाक पर रख लेती है और अपने मन ही मन सोचती है, छी 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 छी, इतनी गंदगी में ये 5 बहू कैसे रह सकती हैं? इनका घर कितना गंदा है। इनके घर की खाने पीने की चीजों में भी कोई ना कोई नुक्स तो होता ही होगा। मैं इनके घर की चीज तो नहीं खा सकती। ऐसा सोचने के बाद अंकिता रूपा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे रूपा बहन, रहने दो, मेरी सास चीनी ले आई होंगी। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं यहाँ आने से पहले उन्हें चीनी लाने के लिए बोल कर आई थी। बेकार में तुम्हारे घर से चीनी ले जाऊंगी, फिर बाद में ये सोचूंगी कि मेरे पास तो पहले से ही चीनी आ गई। रहने दो रहने दो। अंकिता के कहने के बाद भी रूपा उसके लिए कटोरी में चीनी डालकर ले आती है, जिसके बाद अंकिता उस चीनी को देखकर अजीब सा मुंह बना लेती है। उसका ये बिहेवियर वो 5 बहू देख लेती है। अंकिता चीनी लेकर जैसे ही बाहर आती है,
वो उस चीनी को कूड़ेदान में फेंक देती है, जो कि प्रियंका देख लेती है। जब हमारे घर से इतनी ही दिक्कत थी तो हमारे घर की चीनी लेने की जरूरत ही क्या थी, और आई ही क्यों थी यहाँ? तभी पार्वती बोल पड़ती है, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया? अरे उसका चेहरा नहीं देखा? यहाँ की गंदगी से उसका चेहरा बन गया था, और इसी से पता चलता है कि वो एक गंदगी वाले घर से अपने घर खाने पीने की कोई चीज नहीं ले जाना चाहती। अगर तुम्हारा अभी भी यही हाल रहा तो इसके बाद इस घर का कोई पानी पीना भी पसंद नहीं करेगा। सुष्मिता ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद उन पांचों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पांचों दिवाली की साफ सफाई करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो पांचों मिलकर रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करके दिवाली के लिए अपने घर को बहुत साफ करती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और दिवाली का दिन भी आ जाता है। दिवाली वाले दिन जब उनके घर पर मेहमान आते हैं तो सभी मेहमान उनके घर की साफ सफाई और इतना साफ घर देखकर पांचों बहू की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है, इतना साफ घर मैंने अभी तक देखा नहीं है किसी का। लगता है सुष्मिता तेरी पांचों बहू बहुत मेहनती हैं, जो घर को अच्छे से साफ सुथरा करके रखती हैं। एक मेरी बहू को तो देखो, वो आज भी सफाई कर रही थी और फिर भी सही से सफाई ना कर पाई। आजकल की बहू का आलस तो बिल्कुल भी ठीक ही नहीं होता, लेकिन तेरी बहुएं तो बहुत मेहनती हैं, घर की कीलें भी चमका के रखी हैं। अरे हाँ हाँ, सही कहा, मेरी पांचों बहू बहुत मेहनती हैं। उस दिन उसकी पांचों बहू अपनी सास के मुंह से पहली बार तारीफ सुनती हैं, जिसे सुनकर वो पांचों बहुत खुश होती हैं और अपना दिवाली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाती हैं। ऐसे ही पूरी दिवाली का त्योहार उनका बहुत अच्छे से बीतता है और अगले दिन वो समय पर उठकर सारे काम सही समय पर कर लेती हैं, जिसे देखकर पार्वती भी खुश हो जाती है। और तभी उसकी बहू कहती है, माँ जी, कल आपके मुंह से हम पांचों ने पहली बार हमारे लिए तारीफ सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। आप सही कहती थी, साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। अच्छे काम करोगे तो अच्छा ही तो हर कोई कहेगा, और इसी तरह हमेशा हर एक चीज का ध्यान रखना, अपनी जिम्मेदारियां समझ कर चलना। उस दिन के बाद से सुष्मिता की पांचों बहुएं अच्छे से साफ सफाई रखना शुरू कर देती हैं और अब वह हर एक त्योहार पर अपने घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करती हैं, जिसके चलते पार्वती खुशी खुशी उनके साथ रहने लगती है। रोहित, सागर, कुणाल तीनों भाई जुआ खेलने के अड्डे पर जाते हैं। आज मेरे पास 2000 रुपए हैं जुआ लगाने के लिए। आज तो मैं जीत कर ही रहूंगा। सही कहते हो भाई, मेरे पास 200 और फालतू हैं। रोहित भैया, सागर भैया, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी पत्नियां कितना परेशान होती हैं, हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए बजाय जुआ खेलने के। चुप कर, क्या मेहनत करें काम वाम करके? यहाँ पर इतने पैसे फेंकेगा तो दुगना जीत भी सकते हैं, और ये गुलामी मजदूरी मेरे से तो नहीं होती। हाँ भैया, मुझे भी नहीं होती, इसलिए छोटे हमारी तरह यही खेला कर, राजा जैसा महसूस होता है। नहीं भैया, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता है। चुपचाप से मुंह बंद कर और हमारे साथ खेल। और गौरव भाई, आओ सट्टा लगाते हैं। रोहित से तीसरे नंबर का भाई छोटा और काफी समझदार था, इसीलिए वो दोनों भाई को गलत काम करने से रोक रहा था। पर दोनों भाई जुआ खेलने के इतने लतखोरी थे कि कुछ महीनों से काम धंधा छोड़कर सिर्फ पैसा डुबा रहे थे, और इतना ही नहीं, दिन रात नशा भी करते थे और अपनी पत्नियों पर हाथ भी उठाया करते थे। एक बार तो दोनों भाइयों ने पत्नियों के कमरे से पैसों की चोरी कर ली थी और 10-15 हजार को जुए में हार गए। उसके बावजूद भी बुरा हाल था। तीनों भाई जुए के अड्डे से कंगाल होकर घर आ जाते हैं। तभी ममता अपने पति से कहती है, अजी, ये सब क्या है? आपने फिर से वही चीज दोहराई। आप अपने भाइयों को समझाने की जगह उल्टा उन्हें इसमें घसीटते हैं। ये दारू पीना, जुआ खेलना, पैसे चुराना आप कब खत्म करेंगे? तभी रोहित अपनी पत्नी के बाल पकड़ लेता है। ए, चुप अब। देख रहा हूं कितनी देर से बक बक करे जा रही है। तूने पहले भी बहुत कहा था, और कितना भी कह ले, करूंगा मैं अपने मन की ही। मुझसे ये फालतू की नौकर वाली नौकर नहीं होती हैं। छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बालों को छोड़ दीजिए। इन हरकतों की वजह से हम घर चलाने पर कैसे कैसे मजबूर हो रही हैं, ये सिर्फ हम औरतें ही जानती हैं। बस भैया, भाभी को छोड़ दीजिए, ये सब मत करा कीजिए पीने के बाद। तू पति पत्नी के बीच में मत आ। अगर शेफाली ऐसी करती है तो उसके साथ भी ऐसे ही होता। आपका दिमाग खराब है, आप कुछ भी बोलते हैं। बीच में ना बोल। ये कहते ही बहसबाजी बढ़ जाती है और फिर तीनों भाई की इकलौती बहन आस्था आती है। बंद कीजिए, बस बंद कीजिए आप।
ये सब आप कैसे लड़ रही हैं? और भैया, आप दोनों को शर्म नहीं आती है? भाभियां कितनी मुश्किल से कैसे न कैसे घर पर काम करके खर्चा चला रही हैं। एक भाभी दर्जी का काम कर रही है तो दूसरी कढ़ाई कारीगरी का, और आप उन पैसों को भी ऐसे वाहियात चीजों में लगा देते हैं। कुछ नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लीजिए कि आपकी एक बहन भी है। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दे मेरी बहन, मुझसे गलती हो गई। मैं तेरी भाभी के चरणों में गिर जाता हूँ। ऐसा कहकर रोहित अपनी पत्नी के पैरों में हाथ जोड़ता है और ड्रामा करता है, फिर बेहोश हो जाता है। फिर दोनों पत्नियां अपने पतियों को कमरे में ले जाती हैं। वहीं कुणाल को भी खांसी आती है और अनुराधा उसे काढ़ा बनाकर पिलाती है। आप देख रहे हैं ना अपने दोनों बड़े भाई की हालत। मैं नहीं चाहती आप ऐसे रहो, उनकी बात मत माना कीजिए। मैं जानता हूं अनुराधा, एक तरह से मैं दोनों भाइयों को समझा ही रहा था, लेकिन नहीं समझते। खैर, कल मैं काम की तलाश करूंगा। आप काढ़ा पी लीजिए, कल तक आप ठीक हो जाएंगे। फिर कुणाल अनुराधा का बनाया हुआ काढ़ा पी लेता है। अगले दिन वो काम की तलाश में जाता है कि एक मोटरसाइकिल वाला उसे टक्कर मार कर चला जाता है, जिसमें उसके सीधे पैर की हड्डी टूट जाती है और फ्रैक्चर की वजह से घर पर रहना पड़ता है। घर की आर्थिक स्थिति अब बेहद दयनीय हो गई थी। दोनों भाई काम नहीं करते थे। ऐसे में दोनों बड़ी बहू एक दर्जी और शेफाली कपड़ों पर मोती से कारीगरी करने का काम करके घर का खर्च चला रही थी, तो वहीं तीसरी बहू अनुराधा घर का काम संभाल रही थी। ऐसे ही एक सुबह पड़ोसन रेवती आती है। अरे ममता, जरा इन्हें अच्छे डिजाइन के साथ कल तक सिल दो, मुझे शादी में जाना है अर्जेंट। और हाँ, बहुत सिंपल ब्लाउज है तो अपनी देवरानी से इस पर कारीगरी करवा देना, जो पैसे बनेंगे वो मैं दे दूंगी। जी ठीक है। फिर ममता रेवती का नाप लेने के बाद उसका ब्लाउज बनाती है। दीदी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ इस ब्लाउज की, जब तक कच्ची सिलाई कर देती हूँ। आप आगे का काम कर लेना, एक तैयार हो जाएगा तो मैं उस पर मोती और कढ़ाई कर दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा हुआ तुम आ गई, वैसे भी उन्हें कल तक ब्लाउज देना था। मैं देख रही हूँ आप दोनों हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई काम कर रही हो। खाने का बिल्कुल होश ही नहीं है। पहले आप खाना खा लीजिए, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे साथ पहले खा लेते हैं और मैं आपको गरम गरम फुलके बना कर दूंगी। देख रही हैं दीदी आप, जब हम इस घर में शादी करके आए थे तो हमारी ननद काफी छोटी थी और अब देखो कितनी सयानी हो गई है, बिल्कुल शादी लायक। हाँ वो तो है। बस कीजिए भाभी जी। फिर ननद अपनी तीनों भाभियों को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती है। फिर ममता और आस्था ब्लाउज बनाने का काम करती है, जिसमें ननद भी मदद करती है और तीसरी बहू रसोई साफ करती है। फिर अपने पति को संभालती है। वक्त ऐसे ही गुजरता है। जवान ननद को देखकर आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगते हैं, जिसे सुनकर तीनों भाभी को अच्छा नहीं लगता और वो रात रात भर जागकर मोमबत्ती जलाकर अंधेरे में कई सारे लोगों के कपड़ों को सिलती हैं, कारीगरी करके सजाती हैं और पाई पाई बचाती भी हैं, जिससे वो थोड़ा बहुत आस्था की शादी का पैसा जोड़ लेती हैं। आस्था को रोज कॉलेज जाता देख विकास नाम का एक अमीर लड़का उसे पसंद कर लेता है। दोनों की आंखों ही आंखों में कभी कभार बातें होती थीं। फिर विकास आस्था के घर पर अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर आता है। जी नमस्ते, मैं विकास। दरअसल मैं वो जी नमस्ते, मैं अंकिता अपने बेटे विकास का रिश्ता आपकी ननद आस्था के लिए लाई हूँ। मेरे बेटे ने बताया उसके बारे में और वो उसे बहुत पसंद करता है, इसीलिए मैं शादी का रिश्ता लाई हूँ। और आप निश्चिंत रहिए, हमें सब पता है। लड़की आप एक जोड़े में ही भेज दीजिए, हमारी कोई डिमांड नहीं है। क्या सच में आपकी कोई मांग नहीं है? कोई दहेज की बात नहीं है? जी कुछ भी नहीं। हम जानते हैं आपकी ननंद काफी सर्वगुण संपन्न है, हमें तो बस वही दे दीजिए। दीदी हाँ कर दीजिए, मुझे तो रिश्ता सही लग रहा है। फिर ममता आस्था से आंखों के इशारे से पूछती है और वो शर्मा कर चली जाती है, जिसके बाद आस्था की तीनों भाभियां विकास से उसके रिश्ते को तय कर देती हैं, उनका मुंह मीठा कराती हैं और वो चले जाते हैं। दीदी मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक जोड़े में भेजने के लिए तब भी हमें बहुत कुछ चाहिए। हम कहाँ से ननद जी का लहंगा लेंगे? वो भी अच्छा सा तो लाना पड़ेगा ना, अमीर घर में जो जा रही हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हम इतने दिन से आस्था के लिए पैसे जोड़ रहे थे, उनसे शहर से एक अच्छा लहंगा मंगवा लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। फिर तीनों भाभियां और लोगों के कपड़े सिलकर दूसरे गांव में बेचती हैं।
पैसों को जमा करती हैं, फिर शहर से एक सस्ता और बढ़िया लहंगा लेकर आती हैं। लेकिन उस लहंगे की चमक दोनों नशेड़ी भाइयों को प्रभावित करती है और वो लहंगा चोरी करके उसे भी बेच देते हैं। तभी लहंगा ना मिलने पर ममता कहती है, हे भगवान, लहंगा कहाँ गया? बड़ी मुश्किल से हमने वो लहंगा लिया था। अब 2 दिन बाद शादी है आस्था, क्या पहनेगी उसमें? मुझे लगता है भाभी, अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी। दीदी, मैंने दोनों भाई साहब को देखा है, वो लहंगा लेकर चले गए हैं। वो दोनों कभी नहीं सुधर सकते। लेकिन दीदी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। क्यों ना हम तीनों अपनी किसी बढ़िया साड़ी से आस्था का लहंगा, ब्लाउज और दुपट्टा तैयार कर देते हैं। हम दोनों को इतनी कारीगरी तो आती ही है। हाँ भाभी, शेफाली भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। प्लीज मेरी शादी का लहंगा बना दीजिए। ठीक है। फिर तीनों भाभियां अपनी अच्छी साड़ी को लेकर आती हैं, जिसमें से ममता काट पीट कर एक सुंदर लहंगा बना देती है, जिसे शेफाली कारीगरी करके सजाती है। और 2 दिन बाद जब आस्था वो लहंगा पहनती है तो तीनों भाभी उसकी नजर उतारती हैं। तू नजर न लगी आज हमारी आस्था को? बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लग रही है। देखना, नंदोई जी तो देखकर बेहोश हो जाएंगे। शुक्रिया भाभी, आप तीनों ने मेरे लिए बचपन से ही बहुत कुछ किया है। मुझे पढ़ाया, लिखाया, कॉलेज भेजा और शादी भी की। जो काम मेरे तीनों भैया को करना था वो आप तीनों ने किया है। मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। अरे बस पगली, अब जाकर 7 फेरे लो। फिर तीनों भाभी आस्था को मंडप में ले जाती हैं, जहां वो विकास के साथ शादी करती है और अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं तीनों भाभी भी अपना खुद का दर्जी और कारीगरी का काम करके मुकाम हासिल करती हैं और अपने पतियों की लत भी छुड़वा देती हैं।